नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर बात करेंगे। उन्होंने संसद में एक बयान दिया था, आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था आपको। उस वीडियो को हम एक बार फिर दिखाएंगे, उसको देखना आप। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मेरा एनालिसिस आज की जो स्थितियां हैं देश में उसको लेकर के है, और वो वीडियो आज की स्थितियों पर फिट बैठता है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, आरएसएस से रिलेटेड है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आपको यदि ऐसा लगता है कि हमने कुछ बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रामजीलाल सुमन ने इतिहास में जाकर के जो पन्ना भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक, एनालिसिस करने वाले या उसके विचारक पलट रहे हैं बार बार, औरंगजेब को लेकर के, मुगलों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, उसमें से एक पन्ना जो दबा हुआ था, आरएसएस और बीजेपी उस पन्ने को उघाड़ नहीं रही है या पलट नहीं रही है। उस पन्ने को रामजीलाल सुमन ने पलट दिया है और पलट करके उसमें से कुछ पढ़ दिया है उन्होंने। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें सब कुछ आप पहले सुन चुके हैं। लेकिन जो अंत में उन्होंने बातें कही हैं अपने वीडियो में, वो भी लोकसभा में बोले हैं, वो कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, सब दर्ज है वहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि जो इब्राहिम लोदी था, जो उस समय दिल्ली पर राज कर रहा था, उससे हिंदू बहुत आतंकित थे उस जमाने में। इब्राहिम लोदी के जो कामकाज के जो तरीके थे, जो उसका शासन करने का तरीका था, वो बहुत ही गंदा था और वो हिंदू मुस्लिम का असली खेल खेल रहा था। इस दौर में उन्होंने जब ज़्यादा अति कर दी तो राणा सांगा, जो राजस्थान में रियासत थी, उसके राजा थे, उन्होंने इसके लिए जो बाबर थे, जो पश्चिमी भारत की तरफ से उधर अपना राज कर रहे थे, तो उनको लेकर के, बाबर को लेकर के राणा सांगा ने कोई बात करी और वो आपस में कोई एक तय हुआ कि आप ये जो लोदी है, सॉरी इब्राहिम लोदी है, इसको आप यहाँ से खदेड़ दीजिए, हटा दीजिए। उस दौर में बाबर ने पूरी तैयारी के साथ, सेना के साथ, राणा सांगा के साथ मिलकर के इब्राहिम लोदी का राजकाज खत्म कर दिया और वो खुद सुल्तान बन बैठा, बाबर। अब उस दौर में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये एक अलग बात है। रामजीलाल सुमन ने यही पन्ना खोला है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा मुगलों को लेकर के आए थे। मुगल मीन्स बाबर, जो पहला शासक था मुगल शासन का। उनको हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो अब बात यहाँ आती है, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है रामजीलाल सुमन ने संसद में, उन्होंने कहा कि भाई आप बाबर को, मुगल और उनको गालियाँ क्यों देते हो? आप उनको गाली क्यों नहीं देते जो बाबर को लेके आए थे? तो ये बात मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई है, काफ़ी चुभ गई है। और उसके कुछ कार्यकर्ता, या मैं समझता हूँ कुछ प्रमुख रूप से भाषण देने वाले लोग हैं, जो खुद को हिंदू संगठन कहते हैं। हिंदू हम भी हैं, रामजीलाल सुमन भी हिंदू हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें दबी कुचली नहीं है। तो उन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है। और एक अखबार, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा किसी भी सूरत में, उसने आज एक ऐसी हेडिंग बना दी कि रामजीलाल सुमन को हिंदुओं का विलेन बना दिया। हालांकि आज ये तय हुआ था शायद बीजेपी के लोगों का या हिंदू संगठनों का कि आज 2 बजे दिन में रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित निवास पर, जो हरिपर्वत चौराहे पर उनका निवास है, वहाँ प्रदर्शन करने जाएंगे। मुझे जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं रामजीलाल सुमन जी के इर्द गिर्द जो लोगों के जरिए,
कि सुमन जी आज उनका इंतजार करते रहे और वो 4 बजे फिर दिल्ली के लिए निकले हैं आज यहाँ से, लेकिन कोई भी उनके घर तक नहीं पहुँच पाया। हालांकि दिन में ही जैसे ही 2 बजे, उससे 2 बजे से पहले, 1 घंटे पहले, 1.25 घंटे, आधा घंटे पहले चारों तरफ से जो रोड थे, जैसे सुमन जी का एक निवास है, उसमें एक गली है और जो भीतर कॉलोनी के लिए रोड जाती है वो गली है, तो दोनों तरफ पुलिस आ गई थी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पुलिस का विरोधी, जो हिंदू खुद कहते हैं अपने आप को हिंदू नेता, कोई नहीं आप पहुंच पाया। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे थे, खैर मैं अब आपको इसी क्रम में वो वीडियो दिखा देता हूं जो सुमन जी ने लोकसभा में बोला था। श्री रामजी लाल सुमन, 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट बोलो सर। 5 मिनट, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड मैडम, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज 5 मिनट्स। उप सभापति जी, हम गृह मंत्रालय के कामकाज पर यहां चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं देश का जो गृह मंत्रालय है उसका प्रमुख काम है देश की एकता को बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। ये पूरा देश एक घर है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये दायित्व है कि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, यहां सभी धर्मों में सामंजस्य हो, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की इज्जत करें। लेकिन पिछली बार देखने में आया है कि जानबूझ करके हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उपसभापति जी, मैं नहीं जानता, अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। उप सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा
दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बहादुर जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पे एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने गुलामी की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। माननीय श्री वाई को ऑनरेबल। आपने देखा सुमन जी ने क्या बोला है। सारी जो उन्होंने प्रक्रिया जो वहाँ पर संसद में होती है एक प्रक्रिया, उसके तहत बोल करके अपनी सारी बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। क्योंकि जिस पन्ने को अभी तक भारतीय जनता पार्टी पढ़ती आ रही है, आज से नहीं, मैं आपको बता दूं, जब आज़ादी मिली थी तब से पढ़ती आ रही, 1947 से। 1947 में जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई और मूर्तियों के बाद फिर उसका आपको मालूम है कि दनादन कभी कुछ, कभी ताला हो गया, उसमें ताला लग गया, कभी कुछ हो गया, फिर ताला खुलवा दिया गया, फिर शिलान्यास हो गया। और धीरे धीरे करके 1990 या 89 के दौर में जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया भारत में, तो उसकी काट के लिए बीजेपी को कुछ नहीं सूझा और लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर के और अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा लेके निकल पड़े और उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, बीपी सिंह की सरकार से। उसके बाद फिर चंद्रशेखर कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने और वो कुछ दिन ही रह पाए और 11 महीने तक तो केवल बीपी सिंह ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी की भी सरकार गिर गई और फिर बाद में जो भी हुआ, चुनाव हुआ, आपको मालूम है। लेकिन जब आडवाणी रथ लेकर के आए तो वो अयोध्या तक नहीं पहुंच पाए, ये रिकॉर्ड है। उनको लालू यादव ने वहीं पर जो पटना में गंगा में उनका रथ फिकवा दिया और उनको गिरफ्तार करके सीधे मध्य प्रदेश का एक कोई गेस्ट हाउस था माता टीला, वहाँ भेज दिया और उसके बाद फिर कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो कारसेवक इकट्ठे हुए थे उन पर वहाँ मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा मस्जिद में जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, और अधिकारियों ने उन्हें रोकने के लिए मना किया, बहुत समझाया बुझाया कि आप मस्जिद की तरफ ना जाएं, और फिर अंत में फिर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलानी पड़ी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। हालांकि मेरी नज़र में शायद 19 लोग थे, आज तक 20वां व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस 19 को लेकर के उन्होंने कहा खून की होली और दीवारें रंगनी, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन वो 19 के बाद 19 लाख रुपया सरकार ने उनको दिया था, 1 लाख रुपया मरने वालों को बाकायदे घोषणा की थी मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन उनकी भी सरकार चली गई। बाद में फिर कुछ दिनों तक मुलायम सिंह गर्दिश में रहे और उसके बाद फिर बाद में काशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर के 1993 में, चूँकि वो मस्जिद गिर गई थी 92 में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो भी सरकार जो फिर बर्खास्त कर दी गई थी। तो बाद में 1993 में फिर से सरकार बनी मुलायम सिंह यादव और काशीराम की मिलकर के। लेकिन आरएसएस ने पीछा नहीं छोड़ा। आरएसएस ने, या कहें भारतीय जनता पार्टी ने, मायावती को आगे कर दिया कि आप जो है 6-6 महीने का जो करार हुआ है उस पर आइए। हालांकि मुलायम सिंह चाहते थे कि मैं और चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ, लेकिन मायावती ने उस समय समर्थन वापस ले लिया और फिर वो सरकार गिर गई।
हालांकि आज मायावती वो भूल नहीं करती, हालांकि तमाम चीज़ें हैं कि मायावती को मरवाने की कोशिश की हुआ, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना खेल है सारा, सही भी है गलत है हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आज एक पॉलिटिक्स का एनालिसिस करने के नाम पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यदि काशीराम और मुलायम सिंह की यह जोड़ी चलती रहती तो भारतीय जनता पार्टी देश में कभी उगती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती। उसके जो 2 या 3 सांसद हुआ करते थे, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं हो सकती थी। खैर वो एक पीछे की बातें हो गई, कब किसने कहाँ क्या किया, लेकिन वो बताना एक ज़रूरी है। आज के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते और तमाम हमारे एनालिसिस पर भी उंगली उठाते हैं, तमाम उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। खैर उनकी हम भी परवाह नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामजीलाल सुमन ने जो मुद्दा भारत की जनता के सामने, जो खुद को हिंदू कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब बाबर को के डीएनए की बात करते हो, बाबर के जो डीएनए में मुसलमान हैं उनको आप गाली देते हो, तो आप उनको गाली दो ना जो बाबर को लेके आए थे देश में। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, ज़रूर टिप्पणी करें और जो कुछ भी लिखना चाहें अपने मन से लिखें, मुझे किसी की परवाह नहीं है। खैर लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी बात कह देता हूँ कि रामजीलाल सुमन के घर पर भारतीय जनता पार्टी या उसके जो नुमाइंदे थे हिंदू कहने वाले अपने आप को, पहुँच नहीं पाए। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक मेरा ये वीडियो पर पूरा देख लिया है तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखें। और मैं अब इसको यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।